बच्चों नमस्कार। सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे सभी लोग और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। पढ़ाई में आनंद भी ले रहे होंगे सभी बच्चे। तो बच्चों आपको प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व के विषय में बताया जा रहा है। जो टॉपिक चल रहा है प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व के विषय में बताया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आपको जो है सबसे पहला बताया गया था वो राष्ट्रपिता के विषय में बताया गया था, महात्मा गांधी के विषय में बताया गया था। जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनके विषय में बहुत संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। उनके विषय में अगर विशेषताएं उनकी बताई जाएं तो साधारण उनका अंत नहीं होगा, लेकिन फिर भी कंपटीशन में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उन्हीं के बताया जा रहा है आप लोगों को। और नेक्स्ट व्यक्तित्व में आपका जो है प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व है वो, और अब आपका जो बताया जाएगा वो आपका बाल गंगाधर तिलक के विषय में बताया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये व्यक्तित्व हैं, इनके विषय में बहुत सारे कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने ये वाला टॉपिक याद कर लिया तो ये मान लो कि आपके हर कंपटीशन में आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलता रहेगा। तो बाल गंगाधर तिलक भारत के एक महान व्यक्तित्व के धनी थे और उनका जन्म जो है वो आपका 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। और उनका जो है उनके विषय में जो बहुत कुछ बातें कही जाती हैं, उनकी जितनी बातें कही जाएं वो कम ही होंगी। तो सबसे पहले तो उनका जन्म बहुत अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, क्योंकि 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। और इसके बाद अब कहा जाता है कि उनका मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो उनकी मृत्यु का स्थान पूछा जाए तो मुंबई में 1 अगस्त 1920 ईस्वी को मुंबई में उनकी मृत्यु हुई थी। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को मुंबई में उनकी मृत्यु हुई थी। और उनकी उपलब्धियों के विषय में बताया जाए तो उपलब्धियां उनकी अनंत हैं, फिर भी हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपलब्धियां हैं वो आपको अवगत कराया जा रहा है। अवगत आप लोग जो उसको समझें और याद करें। तो सबसे महान उपलब्धि जो मानी जाती है वो कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, कांग्रेस के उग्रवादी विचारों के नेता थे। और उन्हें भारतीय इतिहास में लोकमान्य के नाम से जाना जाता था, भारत का बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता था। और वैलेंटाइन चिरोल ने उनके विषय में तो यहाँ तक कह दिया गया था वो भारतीय अशांति के जनक थे। वैलेंटाइन चिरोल ने उनके विषय में कह दिया कि वो भारतीय अशांति के जनक थे। और उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया। यह क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी तथा गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया। कभी शिवाजी उत्सव भी आ सकता है, अलग अलग पूछ लिया जा सकता है। कभी शिवाजी उत्सव पूछा जा सकता है, कभी गणपति उत्सव पूछा जा सकता है। इसको गणेश उत्सव के नाम से भी पूछा जा सकता है, कभी दोनों को इकट्ठा पूछ लिया जाता है। गणपति तथा शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किए थे, तो आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने गणपति महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए गणपति तथा शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए। इसके अलावा वो निर्भीक पत्रकारिता के धनी थे, निर्भीक पत्रकारिता के धनी थे। और इसी कारण उन्हें जो है पत्रकारिता की निर्भीकता के कारण उन्हें जो है मांडले जेल में, महाराष्ट्र की मांडले जेल में उन्हें 6 वर्ष की सजा के दौरान रखा गया था। यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तारी के दौरान किस
मतलब गिरफ्तारी के दौरान कहां पर 6 वर्ष की सजा के दौरान रखा गया। तो इस तरह से आपका आंसर जो होगा वो आपका मांडले जेल में रखा गया। इसके अलावा जो है उनकी अन्य विशेषताओं में आ जाता है कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें भी पूछी जा सकती हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में गीता रहस्य आ जाएगा, और उन्होंने ही माना था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, इस कारण उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आर्किटिक वृत्त द आर्यंस होम्स। आर्किटिक वृत्त द आर्यंस होम्स उन्होंने पुस्तक लिखी। तो गीता रहस्य आर्किटिक वृत्त द आर्यंस होम्स उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। और इनके विषय में कहा जाता है वो कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। यह क्वेश्चन भी आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? तो बाल गंगाधर तिलक का नाम ही ऑप्शन में ज्यादातर पूछा जाता है। इस कारण जो है वो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। इन्होंने प्रसिद्ध कथन भी कहे हैं। कथनों के विषय में कहा जाता है तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा। ये इनका प्रसिद्ध कथन माना जाता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक बार महात्मा गांधी ने इनकी मृत्यु के लिए कहा था कि मैं देश की माटी से, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश की माटी से ही दूसरा बाल गंगाधर तिलक तैयार कर लूंगा। मैं देश की माटी से ही दूसरा बाल गंगाधर तिलक तैयार कर लूंगा। तो इस तरह जो है उनका आप कहा जाता है कि उनकी महात्मा गांधी के बहुत साथ में रहे, उन्होंने आंदोलन भी किया महात्मा गांधी के साथ। तो इस तरह से आपको बाल गंगाधर तिलक के विषय में बताया और बाल गंगाधर तिलक के विषय में आपको जानकारी दी गई। तो छोटे फिर से एक बार रिवीजन कर लें। बाल गंगाधर तिलक एक महत्वपूर्ण भारत के व्यक्तित्व थे, भारत के महान व्यक्ति में आते हैं। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के महान व्यक्ति में आते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जिनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था। तो आंसर याद करना, उनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था। कहां पर हुआ था? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान है, वहां पर जो है उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु जो है मुंबई में 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को हुई थी। 1 अगस्त सन 1920 को मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा अगर यह क्वेश्चन आ जाता है कि बाल गंगाधर तिलक की विशेषताएं में कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपको इनको पढ़ना आवश्यक होगा, तब उनमें से आप टिक लगाना पड़ेगा। तो आपका आ जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन चिरोल। और भारतीय शांति जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। और उनके लोकमान्य के नाम से संबोधित किया जाता है, उन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से संबोधित किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आ जाता है, उपनाम पूछा जा सकता है, इसलिए लोकमान्य किस महान हस्ती को कहा जाता था? तो आपका आ जाएगा आंसर बाल गंगाधर तिलक। भारत का बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, भारत का बेताज बादशाह के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। इस कारण जो है बाल गंगाधर बादशाह के नाम से आ जाए, बादशाह खान और भारत का बेताज बादशाह, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो जाएंगे। भारत का बेताज बादशाह आ जाएगा तो आपका आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और क्वेश्चन आ जाएगा बादशाह खान के नाम से भारत में जाना जाता है, तो आपका दूसरा आंसर होगा, वो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान होगा। तो आपका जो है इन्हें 6 वर्ष की सजा के दौरान मांडले जेल में रखा गया था। इन्होंने जो है एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि इन्होंने 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था, एक तो मराठा और दूसरा केसरी। बस एक तो पत्रिकाएं पूछी जा सकती हैं, मराठा और केसरी। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? इसी के साथ एक क्वेश्चन इसी के साथ बन जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो आपका आंसर होगा मराठा पत्रिका है वो अंग्रेजी में किया प्रकाशन, और जो आपका
केसरी पत्रिका है वो मराठी में किया, जो केसरी पत्रिका है उसका मराठी में प्रकाशन किया, जो मराठा पत्रिका है वो अंग्रेजी में प्रकाशन किया। इसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इतना ध्यान रखना कि मराठा पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी में किया और केसरी पत्रिका का प्रकाशन मराठी में किया। इसके अलावा इन्होंने आर्कटिक वृत्त द आर्यन सोम्स और गीता रहस्य नाम की प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी, गीता रहस्य नाम की प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी। तो इस तरह से आपको जो है बता दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक के विषय में बता दिया गया है और समझ में आ गया होगा बाल गंगाधर तिलक प्रसिद्ध प्रतिभा के धनी थे। अब आ जाता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बाल लाल पाल, बाल लाल पाल कौन थे? तो बाल लाल पाल, वैसे तो बाल लाल पाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, लाल से लाला लाजपत राय का नाम आता है और पाल से बिपिन चंद्र पाल का नाम आता है। ये तीनों जब कांग्रेस का विभाजन हो गया तो ये उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, गरम दल की विचारधारा के लोग थे, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या भारत के इतिहास में बाल लाल पाल के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन बाल लाल पूछा जाए, बाल लाल पाल में बाल का क्या आशय है, तो आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इसका आशय होगा, लाल का आशय लाला लाजपत राय और पाल का आशय बिपिन चंद्र पाल। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इनको क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो आपको इन्हें, वैसे तो बहुत सारा इनकी जानकारी है, बहुत विस्तृत जानकारी है, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कंपटीशन में, सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते किसी व्यक्तित्व से। इस कारण जो है इनको रिवीजन करना आवश्यक है। जितना रिवीजन कर लेंगे, जितना सुन लेंगे, उतना ही आपका फायदा होगा। यदि आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, इसको लिखना हो, तो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट व्यक्तित्व के विषय में बताया जाएगा। अभी तक आपने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के विषय में पढ़ा है। अभी हम लास्ट में जब अंतिम क्लास होगी हमारी, तो जितने भी व्यक्तित्व हमने पढ़ाए हैं उन सब का सार उस पीरियड में हमारा होगा। इस कारण जो व्यक्तित्व पढ़ाए जा रहे हैं उनका ध्यान रखे रहें, सुनते रहें और फिर आपसे जब लास्ट क्लास होगी तो उन सब के विषय में आपसे पूछेंगे और जानकारी भी लेंगे और बताएंगे भी। तो आपका नेक्स्ट व्यक्तित्व जो है, भारत के नेक्स्ट व्यक्तित्व में आपका आ जाएंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ये भारत के महान व्यक्ति थे, लेकिन जब विभाजन हो गया तो उन्हें पाकिस्तान का भी माना गया, पाकिस्तान का माना गया। लेकिन विभाजन के पहले वो भारतीय ही माने जाते थे और इसके बाद वो पाकिस्तान के माने गए। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया। अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर करने में उनका बहुत योगदान था। उनका जन्म जो है, उनका जन्म पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तान में ही उनकी मृत्यु हुई थी। पाकिस्तान में ही उनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में ही उनकी मृत्यु हुई थी। 1890 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और पेशावर में जन्म हुआ था। उस समय जो है पेशावर में उनका जन्म हुआ था खान अब्दुल गफ्फार खान का। और मृत्यु जो हुई थी उनकी मृत्यु भी 1988 में हुई थी। 20 अगस्त 1988 को उनकी मृत्यु हुई। अब उनके विषय में कहा जाए उनका योगदान क्या क्या है, उनका भारतीय स्वतंत्रता में योगदान क्या है। तो उनका भारतीय स्वतंत्रता में योगदान, सबसे पहले तो इनके उपनाम बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उपनाम बहुत पूछे जाते हैं। और जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी, इसलिए उनका नाम सीमांत गांधी पड़ा था कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के एक गांधीवादी नेता थे। ये गांधीवादी विचारों से अपनी बात को कहते थे, इस कारण उन्हें सीमांत गांधी कहा गया था।
तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? इसके अलावा बादशाह खान किसे कहा जाता है? इसके अलावा फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। है एक ही व्यक्ति, इसका आंसर जो है वो एक ही है, लेकिन पूछे जाता है अलग अलग। जैसे आप कहा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना है, तो आंसर स्वाभाविक है आपका क्या होगा? आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके अलावा बादशाह खान के नाम से जाना जाता खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका योगदानों में फ्लॉप कहा जाता है, इन्होंने वहां पर एक प्रसिद्ध खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया और उसके जो लोग थे उनके लोगों को ड्रेस कोड लागू किया गया। उस ड्रेस कोड में लाल कुर्ती को ड्रेस कोड बनाया गया। क्वेश्चन आ जाता है कि सीमांत गांधी अथवा खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उनके अनुयायियों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। और यहां क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान में पख्तून प्रांत बनाने में लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? लाल कुर्ती आंदोलन जो है आपका चलाया था जो है बादशाह खान अथवा खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। और इनके विषय में क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम अभारतीय कौन थे, या भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो आपका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। चाहे अभारतीय पूछा जाए चाहे विदेशी पूछा जाए, लेकिन यदि भारतीय पूछा जाए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि भारत का ही है। तो आपका भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपका आंसर अलग होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो आपका आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन अभारतीय पूछा जाए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम अभारतीय कौन थे, तो आपका आंसर आ जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम विदेशी कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ये आपका आ जाता है। तो इनके विषय में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। इन्हें 1987 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। 1987 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। और इनके विषय में जो संक्षिप्त जानकारी है वो हमने आपको बता दी। अब आप जानने एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन सा पाकिस्तान का उस समय तत्कालीन समय में एकमात्र पाकिस्तानी जो पाकिस्तान बनाने का विरोध कर रहा है, पाकिस्तान बनाने का विरोध कर रहा है, उन महान व्यक्तियों में अगर आता है तो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आ जाता है, जो पाकिस्तान बनाने का विरोध कर रहा था। उन्होंने लोगों से कहा था मुझे पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना है, पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना है। ऐसे महान व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया, उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी 1987 में भारत रत्न मिला था। तो बच्चों समझ गए होंगे आप लोग जो हैं समझ गए होंगे सभी लोग खान अब्दुल गफ्फार खान के विषय में। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इन्हीं में से ज़्यादातर मुख्य जो पॉइंट आउट है वो हमने आपको बताए हैं। तो
1890 में जन्म हुआ था, पेशावर में जन्म हुआ था जो वर्तमान पाकिस्तान में है। 20 जनवरी 1988 को उनकी मृत्यु हुई थी। उत्तर पश्चिम प्रांत के थे और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में ही उन्होंने जो है लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। बादशाह गान फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया, भारत विभाजन के एकमात्र विरोधी जिन्हें और भारत विभाजन के मात्र विरोधी और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी। तो इस तरह आप समझ गए होंगे। अब आपका जो है नेक्स्ट व्यक्तित्व के विषय में बताया जाएगा। तो अगर आपको जो है एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत याद करने का कोशिश करना। तो आपको निरंतर व्यक्तित्व का जो है भारत के महान व्यक्तित्व उनका जो है विकास चल रहा है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के विषय में बताया, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक के विषय में बताया, इसके बाद जो है आप बाल गंगाधर, इसके बाद सीमांत गांधी अथवा खान अब्दुल गफ्फार खान के विषय में बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो तत्कालीन भारत में उनका नाम बहुत वंदनीय रूप से लिया जा रहा है, बहुत आदरणीय रूप से लिया जा रहा है। हम सबके एक हृदय में बसे हुए हैं ऐसे महान व्यक्ति का नाम आपके सामने उनके विषय में बताया जा रहा है। वो हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज के भारत में और तत्कालीन भारत में दोनों में उनका नाम बहुत ही सम्मानित तरीके से, बहुत ही आदरणीय तरीके से उनका लिया जाता था और वो ऐसी प्रतिभा के धनी भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है वो 31 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी को हुआ था। 31 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। चूँकि नाडियाड अब गुजरात में पहले प्रांतों का विभाजन हो गया था वर्तमान में, इस कारण वो गुजरात में कहा जाता है। तो नाडियाड में हुआ था उनका जन्म 1875 में। अब क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, उनका जन्म भी पूछा जा सकता है, उनका जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1875। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस की जब बात आ जाती है तो 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है क्यों मनाया जाता है, तो इस महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी को। 31 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था और 15 दिसंबर सन 1950 ईस्वी को वो हमारी इस दुनिया से चले गए थे। और ऐसी महान प्रतिभा का जाना इस भारत के लिए अपूर्णीय क्षति रही। उस समय भारत स्वतंत्रता के तुरंत स्वतंत्रता मिली थी, उनकी बहुत आवश्यकता थी उस देश को, लेकिन उस बीच में उनका जाना एक भारत के लिए अपूर्णीय क्षति हुई, हम लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति हुई। ऐसे महान व्यक्ति का जाना 15 दिसंबर 1950 को जब वो भारत से चले गए, मतलब वो शहीद हो गए और वो अमर हो गए, इसके कहा जाता है। तो उनकी विशेषताएं कुछ ऐसी थी जिनके कारण कहा जाता है कि उन्हें आज भी स्मरण किया जाता है। उनकी विशेषताओं में सबसे पहले आ जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो राजनीतिक जीवन जो शुरू हुआ था, वो राजनीतिक जीवन जो शुरू हुआ था वो गुजरात के 1918 में खेड़ा सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ था, जो महात्मा गांधी ने चलाया था, लेकिन उसमें सहयोग किया था, वहाँ से उनकी शुरुआत हुई। लेकिन उन्हें जो प्रसिद्धि मिली, स्टार्ट में प्रसिद्धि मिली, शुरुआत में प्रसिद्धि मिली, तो एक स्थान है गुजरात में बारदोली में 1928 में किसान सत्याग्रह का उन्होंने सफल नेतृत्व किया था। और बारदोली के सफल नेतृत्व के कारण बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया। इस कारण अगर क्वेश्चन आ जाए कि सरदार नाम किसने दिया,
तो आपका आंसर होगा कि बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने। इस तरह से उन्हें सरदार के नाम से संबोधित किया और उनकी प्रसिद्धि में और आगे जुड़ जाता है कि जब भारत विभाजन हुआ उस समय देश की स्थितियां विभाजन के बाद बहुत ही स्थितियां खराब थी। भारत विभाजन में ये समस्या थी कि कई देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराना था। अंग्रेजों ने अपनी शर्तों के आधार पर विलय कराना चाह रहे थे अंग्रेज अपनी, तो लगभग 600 छोटी बड़ी देशी रियासतें थी, कभी ऑप्शन में 562 आ जाती हैं। तो इन देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराना वास्तविक रूप से बहुत कठिन काम था। इतनी देशी रियासतों को इकट्ठा करना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चूंकि भारत के उस समय तत्कालीन उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री ने बनाया गया था और देशी रियासतों का विलय कराने के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित किया गया था जिसका नाम था रियासती मंत्रालय। तो क्वेश्चन आ जाता है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम रियासती मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये मंत्रालय इन्हें दिए गए थे। इन्होंने बड़ी कूटनीति से, बहुत बड़ी कूटनीति से, बहुत ही अच्छे तरीके से देशी रियासतों का भारत संघ में विलय कराया। और देशी रियासतों का जब भारत संघ में विलय कराया तब इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना गया, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना गया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया। अब क्वेश्चन यहां पूछ लिया जाता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब वो क्यों कहा जाता है? कि जर्मनी का एकीकरण, जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो वहां ऑटोहान बिस्मार्क ने बहुत बड़ा योगदान दिया था जर्मनी के एकीकरण ने। और उसी तरह जब भारत की देशी रियासतों का एकीकरण किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ा योगदान दिया अपना। इस कारण भारत का बिस्मार्क क्वेश्चन आ जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यूरोप का सरदार आ जाए, यूरोप का सरदार आ जाए तो ऑटोहान बिस्मार्क का नाम आ जाता है। यूरोप का सरदार आ जाए तो ऑटोहान बिस्मार्क का नाम आ जाता है, और भारत का बिस्मार्क आ जाए तो आपका आ जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आ जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना गया। और क्वेश्चन में यह भी आ जाता है कि स्वतंत्रता के बाद कौन सी नीति के माध्यम से देशी रियासतों को भारत संघ में विलय किया गया? तो वो नीति आ जाती है तो रक्त और लौह, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के माध्यम से उन्होंने देशी रियासतों का भारत संघ में विलय कराया। आयरन एंड ब्लड, वैसे तो क्वेश्चन आ जाता है कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है आयरन ब्लड पॉलिसी कौन से सुल्तान ने चलाई थी तो वो गयासुद्दीन बलबन का नाम आएगा। लेकिन विभाजन के दौरान किस तरह से देशी, कौन सी नीति के माध्यम से देशी रियासतों का विलय भारत संघ में कराया? तो वो रक्त और लौह की नीति के माध्यम से ही कराया था देशी रियासतों का विलय, क्योंकि ऑटोहान बिस्मार्क ने भी वहां पर रक्त और लौह की नीति के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण किया था। बिल्कुल उसी तरह इन्होंने रक्त और लौह की नीति के माध्यम से भारत में देशी रियासतों का विलय किया था। इस कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क और भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और भारत का लौह पुरुष क्योंकि उन्होंने बहुत कूटनीति से देशी रियासतों का विलय किया था, इस कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आप जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में जान गए होंगे। एक और क्वेश्चन आ जाता है, सोमनाथ मंदिर तो पता ही होगा। सोमनाथ मंदिर भारत का प्रसिद्ध मंदिर है, समुद्र तट का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
और आपका इसका जो आधुनिक निर्माण कराया था, तो वो भी आधुनिक निर्माण जो कराया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया। वर्तमान में करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये, और वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है। तो प्रदेश पूछा जाए तो गुजरात, जिला पूछा जाए तो नर्मदा, और टापू पूछा जाए तो साधु बट, वहां पर राम सुतार के द्वारा डिजाइन की गई मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसे यूनिटी जो है कहा जाता है, यूनिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है उसे, और भारत का एकीकरण किया था इस कारण इस नाम से उसे जाना जाता है। जैसे जो है आपका सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूछी जाए तो गुजरात में मानी जाती है, और वो आपकी है जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की प्रतिमा है, 182 मीटर की प्रतिमा मानी जाती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं उसको, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो समझ गए होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875, स्थान नाडियाड गुजरात में हुआ था, मृत्यु 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को, और मुख्य तत्व में आपका जाता है खेड़ा सत्याग्रह से राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। 1928 में बारदोली किसान सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया, जिसके कारण उन्हें सरदार की उपाधि मिली, जो है महात्मा गांधी, बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी। तो ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो सबसे ऊंची है उसको क्या नाम दिया गया, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो नर्मदा जिले में है, गुजरात में है, 182 मीटर की प्रतिमा है, और प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री, इसके अलावा प्रथम रियासती मंत्री, भारत का बिस्मार्क और भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना, अब ले सकते हैं। तो बच्चों, आज जितनी क्लास आपको दी है वो आपको समझ में आ रही होगी, और पढ़ना, बार बार पढ़ना है तो आपको बार बार समझ में आएगा। इस कारण जो है आपको आज अभी तक हमने यात्रा की है व्यक्तित्व की, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और फिर आपका आ जाता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इसके बाद सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में बताया। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।